जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की इस क्लास में आज मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन बन सकते थे उन 40 MCQ को लिया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। दोस्तों, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था या मौर्य वंश की जिसने स्थापना की थी, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है, तो भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो कौन थे? तो आप विष्णुगुप्त बोलो, चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो, तीनों नाम एक ही के हैं। ये क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम है सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मगध शासक को हराया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी तो उन्होंने किसको हरा के की थी? तो वो बंदा था घनानंद। कौन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ हैं या जैन ग्रंथ हैं उनमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको किस नाम से पुकारा गया है? तो मौर्य या क्षत्रिय के नाम से पुकारा गया है। किसके नाम से? मौर्य क्षत्रिय के नाम से पुकारा गया। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की तो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, सैंड्रोकोर्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? दोस्तों, किसने कहा कि जो सैंड्रोकोर्स शब्द का प्रयोग हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है? तो दोस्तों, वो कहा था किसने? पहचान कराई थी विलियम जोन्स ने। किसने कराई थी? विलियम जोन्स ने क्या की थी? सैंड्रोकोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, ठीक है। और दोस्तों, ग्रीक और लैटिन जितने, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा गया है, तो दोस्तों याद रखना सैंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स के नाम से। ग्रीक जो जितने भी हैं वहाँ पे सैंड्रोकोर्स शब्द का प्रयोग हुआ है और जो लैटिन लेख हैं उनमें एंड्रोकोर्स शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों, जो एंड्रोकोर्स देखा, सैंड्रोकोर्स देखा, मौर्य क्षत्रिय देखा, अब बात क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाम किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त नाम प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त क्या है नाम प्राप्त होता है वो होता है जूनागढ़ अभिलेख से। किससे प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। और दोस्तों, जो जूनागढ़ अभिलेख था वो किसका था? रुद्रदामन का। याद रखना, अगर पूछा जाए जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है तो रुद्रदामन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और इनको जैन, अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो जैन मुनि भद्रभाव ने दी थी। किसने दी थी? जैन मुनि भद्रभाव ने क्या दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात क्या था? गद्दी पर बैठा था, वो बैठा था कौन? बिंदुसार। कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पर बिंदुसार बैठा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस बिंदु शासक को, अच्छा किस बिंदु शासक को हो गया, किस मौर्य शासक को होना था, ठीक है। किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो दोस्तों, जो अमित्रघात कहा जाता है वो कहा जाता है बिंदुसार को। अमित्रघात बोलो या अमित्रकेट्स के नाम से भी, अमित्रकेट्स, क्योंकि आपने सैंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स देखे, तो अमित्रकेट्स के नाम से पुकारा गया है किसमें? ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों में बिंदुसार को। और अमित्रघात का मतलब, अगर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि अमित्रघात का अर्थ था, तो दोस्तों जो अमित्रघात का मतलब था वो था शत्रु विनाशक। क्या था? शत्रु विनाशक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में था वो हिंदुकुश पर्वत तक था। कहाँ तक? हिंदुकुश पर्वत तक। अगला क्वेश्चन,
पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की जानकारी किससे प्राप्त होती है? दोस्तों किससे प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, पश्चिमी भारत पर तक अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो दोस्तों वो प्राप्त होता है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। किससे प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि क्या क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत तक अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? दोस्तों जो सेल्यूकस था, आपको पता है कि सेल्यूकस सिकंदर का सर्वाधिक योग्य सेनापति था। याद रखना कौन था सेल्यूकस, तो उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब चंद्रगुप्त मौर्य उसको हराते हैं तो उसी की पुत्री से शादी करते हैं और जिसके बदले वो दहेज में क्या देता है? हेरात, कंधार, मकराना, काबुल, ये क्या देता है? ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ठीक है, और कहा जाता है कि यही पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शादी थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? दोस्तों वो कौन सी लिपि थी जो दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्टी लिपि। जबकि ब्राह्मी और ये लिपि हैं, ये क्या है, आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन वो क्या थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों जो शाहबाजगढ़ी के अभिलेख हैं या मानसेहरा के अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं खरोष्टी लिपि में, यानी दाएं से बाईं ओर लिखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? दोस्तों वो कौन सा राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था यूनानी राजदूत? तो वो था दोस्तों मैग्नेस्टीज। कौन था? मैग्नेस्टीज। और दोस्तों जो मैग्नेस्टीज था वो किसका राजदूत था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस कौन था? जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। अगला क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो इंडिका पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मैग्नेस्टीज था, जो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो दोस्तों बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। कहाँ के? तक्षशिला के विद्रोह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायु पुराण में अशोक को कहा गया है। दोस्तों जो वायु पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है भद्रसार के नाम से पुकारा गया है वायु पुराण में। किसके नाम से? भद्रसार के नाम से। ठीक है, जबकि जैन ग्रंथों में अशोक को सिंहसेन, या पूछा जाए कि सिंहसेन के नाम से कहाँ पुकारा गया है? तो जैन ग्रंथों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो सारनाथ का स्तंभ था, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने कराया था? अशोक ने कराया था, जिसमें क्या है? सिंह की आकृति है, शक्ति का प्रतीक है, जो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? राज चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य युगीन स्तंभ में किन पत्थरों का प्रयोग किया गया? दोस्तों जो मौर्य काल में स्तंभ लेख लिखे गए थे उनमें किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो उसमें बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किन पत्थरों का? तो बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस शासक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम अशोक था, मौर्य वंश का शासक, जिसने अभिलेखों के माध्यम से क्या किया? जनता को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को कब सफलता हासिल, या जेम्स प्रिंसेप ने कब सफलता हासिल की? पहली चीज़ दोस्तों कि जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को। तो जेम्स प्रिंसेप को कब मिली थी? तो 1837 में मिली थी। कब? 1837 में। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? दोस्तों जो अशोक का नाम अशोक मिलता है हमें, वो किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो वो मास्की अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? मास्की के अभिलेख से। मास्की के अलावा दोस्तों इसमें नहीं, ऑप्शन में नहीं, लेकिन याद रखना गुज्जरा, नेटूर, ठीक है, उदयगोलम, इन अभिलेखों से भी क्या होता है? अशोक का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। याद रखना, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, इन 3 वर्गों में क्या किया गया है? अशोक के अभिलेखों को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
कलिंग विजय के उपलक्ष्य में अशोक ने किस अभिलेख को लिखवाया था? दोस्तों कलिंग विजय के उपलक्ष्य में अशोक ने किस लेख का निर्माण कराया था? तो वो था 13वां अभिलेख। कौन सा था? 13वां अभिलेख। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों जो रुम्मीदेई अभिलेख है अशोक का क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अभिलेख कौन है जो कलिंग विजय के उपलक्ष्य में लिखाया था, तो वो 13वां अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था? दोस्तों मौर्य जो वंश था उसमें राजस्व एकत्रीकरण का जो अधिकारी था वो कौन होता था? तो वो होता था समाहर्ता। ठीक है, यानी जो राजस्व एकत्रीकरण का कार्य करता था उसे किस नाम से पुकारा जाता था? समाहर्ता के नाम से। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था मौर्य काल में भाग व बलि थे वो क्या थे? मुख्य रूप से राजस्व के स्रोत, यानी एक प्रकार के कर थे। क्यों? कौन कौन से? भाग और बलि। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? दोस्तों वो कौन सा स्तंभ है, लेख है जिसमें अशोक ने क्या बताया है कि मैं मगध का सम्राट हूं? तो वो कहा था किसमें है? भाब्रू स्तंभ लेख में। किसमें है? भाब्रू स्तंभ लेख में क्या है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। ठीक है, और क्या इसी में क्या कहा था? मगधराज, क्या लिखा गया है? मगधराज, यानी मैं मगध का राजा हूँ। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आशा व्यक्त करता है? तो दोस्तों वो अभिलेख कौन सा है? भाब्रू स्तंभ लेख ही है जो क्या करता है? बौद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, रज्जुक कौन थे? दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था मौर्य काल था उसमें जो रज्जुक थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। क्या थे? मौर्य शासन के अधिकारी रज्जुक के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है? तो दोस्तों संगम राज्य का वर्णन अशोक के दूसरे और 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? दूसरे और 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है? दोस्तों अशोक का जो धम्म नीति की व्याख्या करता है वो 11वां शिलालेख करता है। कौन सा करता है? 11वां शिलालेख। ठीक है, धम्म नीति की व्याख्या बोला मैंने, याद रखना। और अगर पूछा जाए कि धम्म समारोह की चर्चा तो वो 9वां शिलालेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक जीवन पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीतिक जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत का मैकियावेली कहा जाता है वो कौटिल्य को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मैकियावेली थे दोस्तों उनका जो राजत्व सिद्धांत है यूरोपियन दार्शनिक थे मैकियावेली। ठीक है, उन्हीं के अनुरूप क्या किया गया है? अर्थशास्त्रीय रचना की गई है, इसीलिए कौटिल्य को चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध था वो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, जिसके उपलक्ष्य में अभिलेख लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ा अभिलेख कहा मैंने, इससे पहले बता चुका हूँ। सबसे छोटा रुम्मीदेई बोला। अगला क्वेश्चन, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? दोस्तों वह संत कौन था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? तो दोस्तों वो था उपगुप्त। कौन था? उपगुप्त। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उसे आकर्षित किया? दोस्तों सम्राट अशोक की पत्नी थी वो कौन थी? तो कारुवकी थी, जिसने अशोक को क्या किया? आकर्षित किया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो दोस्तों अशोक ने जो संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो धम्म महापात्रों को भेजकर किया। किससे किया? धम्म महापात्रों को भेजकर किया। तो दोस्तों शायद एनसीईआरटी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मौर्य साम्राज्य से, सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।